हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स के इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन फॉर इसरो यूआरएससी। ओके, फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च करो, आपको ये मिल जाएगा। वहाँ इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी तरह के पीडीएफ्स नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विथ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इफ वोल्टेज बिटवीन वन एंड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड सेंटर टेप इज 300 वोल्ट पीक देन PIV इज। PIV के बारे में पूछा है। तो रेक्टिफायर सर्किट की बात करें अगर हम लोग, रेक्टिफायर सर्किट दो तरह का होता है। एक तो है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टिफायर का टाइप्स, रेक्टिफायर। ओके, ठीक है। अब PIV की बात करें यानी कि पिक इनवर्स वोल्ट, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए PIV हो जाता है हमारा पिक इनवर्स वोल्ट, वो होता है मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज VM। और सेंटर टेप की बात करें, सेंटर टेप फुल वेव की PIV इक्वल टू हो जाएगी 2 VM और ब्रिज रेक्टिफायर की PIV हो जाएगी VM। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के बारे में। सेंटर टेप रेक्टिफायर के बारे में पूछा गया है PIV इक्वल टू, सेंटर टेप के लिए PIV क्या होता है 2 VM और VM कितना दे रखा हुआ क्वेश्चन में, VM दे रखा हुआ 300 वोल्ट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 into 300 वोल्ट डेट इज इक्वल टू 600 वोल्ट। हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर पोजेसेस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि ऑप एम्प जिसे हम कहते हैं, तो ऑप एम्प की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इसमें इनपुट इम्पिडेंस जो है वो हाई होता है, इन्फिनिटी। ओके, एंड आउटपुट इम्पिडेंस की बात करें तो आउटपुट इम्पिडेंस इसमें क्या होती है, लो होती है, 0। और ओपन लूप गेन की बात करें तो ओपन लूप गेन इसमें हाई होता है। और CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये भी इन्फिनिटी होता है, हाई होता है। और एक हो गया बैंडविड्थ भी इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ इसकी इन्फिनिटी होती है यानी कि हाई होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक ओपन में CMRR का क्या प्रॉपर्टी है वो आपसे पूछ देगा, बैंडविड्थ कितना होता है ये पूछ देगा। तो इसलिए सारा कुछ आपको याद रखना है। इसमें सारा कुछ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, केवल आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो लो होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शंस में देखें तो रेजिस्टेंस की बात की गई है, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कि सेम ZI और Z0। तो इसमें क्या होता है, Z0 लो होता है, ZI हाई होता है। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, जो कि हमारे ऑप्शन सी को अगर आप देखो, वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल आउटपुट रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करो, ताकि मेरे को पता चले कि एटलीस्ट कितने लोग इस वीडियो को डेडिकेटेड से देख रहे हैं। इसलिए मैं लास्ट पे एक क्वेश्चंस भी रखता हूं, ताकि आप उसका आंसर कमेंट करो तो मेरे को पता चले कि इतने लोग डेडिकेटेड से देख रहे हैं, तो मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँगा, पूरा इफर्ट दे पाऊँगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो ये क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में गेन जो होता है वो रिड्यूस होता है। नॉइज़ की भी बात करें अगर, नॉइज़ भी क्या होता है, इसमें रिड्यूस होता है। नॉइज़ रिड्यूस हो रहा है तो डिस्टोर्शन भी क्या होगा, डिस्टोर्शन भी इसमें रिड्यूस होगा। ठीक है, और इसमें जो है बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज होती है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में। ठीक है, तो यहाँ से देखो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में क्या है,
इम्प्रूव SNR एट इनपुट, इम्प्रूव SNR एट आउटपुट, रिड्यूस बैंडविड्थ, यहाँ पे बैंडविड्थ हाई होता है, रिड्यूस नहीं होता है, और क्या लिखा है, रिड्यूस डिस्टोर्शन। तो ऑप्शन डी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में डिस्टोर्शन क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। आगे देखते हैं। इन एक्टिव मोड ऑपरेशन ट्रांजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन रिस्पेक्टिवली। ट्रांजिस्टर में मोड ऑफ ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें, मोड ऑफ ऑपरेशन ट्रांजिस्टर की, मोड ऑफ ऑपरेशन तो चार तरह के मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट तो है आपका एक सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, दूसरा कटअप रीजन, तीसरा एक्टिव रीजन, और फोर्थ हो जाएगा रिवर्स एक्टिव रीजन। ओके, तो जंक्शन की देखो, ट्रांजिस्टर हो गया आपका, ये है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, 3 टर्मिनल है। तो ये जो जंक्शन बन रही है एमीटर और बेस के बीच में, इसे कहते हैं हम लोग एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन। और बेस और कलेक्टर के बीच वाले को बेस कलेक्टर जंक्शन। ओके, इनपुट साइड हमारा हो जाता है ये वाला, एमीटर और बेस को इनपुट बोलते हैं, बेस टू कलेक्टर को आउटपुट, आउटपुट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट साइड के लिए यहाँ पे एमीटर बेस जंक्शन, और आउटपुट के लिए बेस कलेक्टर जंक्शन। तो जब भी एमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में हो और बेस टू कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो, तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन की तरह वर्क करता है। और अगर ये रिवर्स बायस में है, ये भी रिवर्स बायस में है, तो ये कटअप रीजन में वर्क करता है। और अगर ये फॉरवर्ड बायस हो, ये रिवर्स बायस हो, तो ये एक्टिव रीजन की तरह वर्क करता है। और अगर ये रिवर्स बायस हो और ये फॉरवर्ड बायस हो, तो ये रिवर्स एक्टिव रीजन की तरह वर्क करता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यह पूछा है कि इनपुट एक्टिव मोड में क्या कंडीशन होगा ट्रांजिस्टर का, वो पूछा है, इनपुट और आउटपुट का। तो एक्टिव मोड में क्या होगा, इनपुट साइड यानी कि एमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और बेस टू कलेक्टर क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, कभी कभी एग्जाम में आपसे एप्लीकेशन भी पूछता है कि किस मोड ऑफ ऑपरेशन का क्या एप्लीकेशन है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा हो, तो ये ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है, ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। और कटअप रीजन में ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है, ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। एक्टिव रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। और रिवर्स एक्टिव का कुछ यूज़ नहीं है, यूजलेस है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एज कंपेयर to full wave rectifier using 2 diodes, the 4 diode bridge rectifier has the dominant advantage of। तो ब्रिज रेक्टिफायर का क्या एडवांटेज है वो पूछा है। तो फुल वेव कितने तरह का होता है, अभी हमने देखा फुल वेव क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप में हम लोग 2 डायोड यूज़ करते हैं, 2 डायोड यूज होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज होता है। ठीक है, तो सेंटर टेप में जो है, सेंटर टेप में PIV जो हमने अभी देखा, PIV क्या होता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज, ये 2 VM होता है, यानी कि 2 इंटू मैक्सिमम वोल्टेज। और ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो इसमें ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है, यानी कि VM। मतलब इसमें एडवांटेज ये हुआ कि ब्रिज रेक्टिफायर में PIV जो है वो क्या होता है, लोअर होता है, लोअर PIV होता है। ठीक है, लोअर PIV पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो दे रखा हुआ आपका लोअर PIV रिक्वायरमेंट, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। इन ए ट्रांजिस्टर पुश पुल एम्पलीफायर, इन ए ट्रांजिस्टर पुश पुल एम्पलीफायर, तो पावर एम्पलीफायर में क्लास बी को, ठीक है, पावर एम्पलीफायर में क्लास बी को बोला जाता है पुश पुल एम्पलीफायर। और पुश पुल एम्पलीफायर का इफ़िशियंसी का अगर हम लोग बात करें, इफ़िशियंसी, तो इसमें इफ़िशियंसी होती है 78.5% होती है इसकी इफ़िशियंसी क्लास बी या पुश पुल एम्पलीफायर की। ठीक है, तो पुश पुल की कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लो।
पुश पुल की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो क्या क्या है। सबसे पहला तो इसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन अक्कर होता है, ठीक है, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन अक्कर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है, नो डीसी कंपोनेंट, ठीक है, नो डीसी कंपोनेंट, इसमें डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें इवन हार्मोनिक भी प्रेजेंट नहीं होता है आउटपुट पे, नो इवन हार्मोनिक प्रेजेंट इन इनपुट, ओके, प्रेजेंट आउटपुट, नो इवन हार्मोनिक प्रेजेंट इन आउटपुट, इवन हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, केवल क्या प्रेजेंट होता है, ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होता है इन आउटपुट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ कि इसमें क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन होता है, डीसी कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, नो इवन हार्मोनिक होता है, ओनली इसमें ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन ए जो बोल रहा है देयर इज नो डीसी पावर इन आउटपुट, बिल्कुल सही है, डीसी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। देयर इज नो डिस्टोर्शन, इसमें डिस्टोर्शन होता है, कौन सा होता है, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन, तो ये गलत हो जाएगा। देयर आर इवन हार्मोनिक प्रेजेंट इन आउटपुट, तो इसमें इवन नहीं होता है, कौन सा होता है, ऑड हार्मोनिक। देयर आर नो ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट, इसमें इवन हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाता है। आगे देखते हैं, द कंडीशंस फॉर साइनोसॉइडल ऑसिलेटर फ्रॉम एन एम्पलीफायर आर कॉल्ड। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेशन के लिए एम्पलीफायर में कंडीशन कौन सा कंडीशन हो जाता है, ये कहलाता है बार्क-हुसेन क्राइटेरिया। तो बार्क-हुसेन क्राइटेरिया कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें दो कंडीशन होता है, एक तो फॉर मैग्नीट्यूड की बात करें, फॉर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में इसमें इसका लूप गेन जो होता है ए डॉट बीटा इक्वल टू ये 1 होना चाहिए, ठीक है। और फेज की कंडीशन में, फॉर फेज, तो फेज के कंडीशन में लूप गेन क्या होना चाहिए, लेस देन जो है 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री कह लो या 360 डिग्री, तो ये दो कंडीशन होता है जो बार्क-हुसेन क्राइटेरिया कहलाता है, ठीक है। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेशन के लिए एम्पलीफायर में बार्क-हुसेन क्राइटेरिया का सेटिस्फाई होना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, what is the current gain for common emitter configuration for IE equal to this and IC equal to this। तो IE दिया हुआ है, IC दिया हुआ है, IE कितना दिया हुआ है, IE यानी कि एमिटर करंट आपको दे रखा हुआ है 4.2 मिली एम्पियर, और IC दे रखा हुआ है IC इक्वल टू 4.0 मिली एम्पियर। हमें क्या बोला है, करेंट गेन फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। करेंट गेन कहने का मतलब क्या हो गया, बीटा हमें फाइंड करने को बोला है। तो बीटा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, IC बाई IB, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। तो हमें कलेक्टर करंट पता है बट बेस करंट पता नहीं है, तो सबसे पहले बेस करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, एक ट्रांजिस्टर का इक्वेशन होता है सिंपल सा, IE इक्वल टू IB प्लस IC, ओके। तो यहाँ पे IB हमें पता नहीं है बट IE दे रखा हुआ कितना, 4.2 मिली एम्पियर, IB हमें पता नहीं है, IC दे रखा हुआ है 4 मिली एम्पियर, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग IB फाइंड करें तो 4.2 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। तो IB क्या आ गया, 0.2 मिली एम्पियर। अब हम लोग यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल देते हैं, IC इक्वल टू कितना है, IC इक्वल टू 4 मिली एम्पियर और IB इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। तो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 20 मिली एम्पियर, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। For the circuits on the voltage across 1 ohm resistor is given by। तो 1 ohm कहाँ है, 1 ohm यहाँ है, इसके अक्रॉस क्या करना है, हमें वोल्टेज फाइंड करना है। तो जब भी नेटवर्क में आपको करंट या वोल्टेज फाइंड करने को बोला जाए तो आप या तो KCL यूज कर लो या फिर KVL यूज कर लो, तो आसान हो जाती है नेटवर्क को सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
इस नोड पे अगर हम लोग KCL यूज़ करें तो ईजिली हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ से एक करंट जा रहा है I, ठीक है, ये I जा रहा है 1 एम्पियर का करंट इससे, और एक करंट इस नोड से इस तरफ, एक करंट इस तरफ। तो ये मान लो I1 हो गया, ये मान लो I2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं KCL क्या होता है। KCL क्या होता है, समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0, या फिर टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ये कह लो, ठीक है, टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो टोटल इनकमिंग करंट कौन सा आ रहा है इस नोड पे, केवल ये वाला करंट आ रहा है, यानी कि 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। और आउटगोइंग कौन कौन सा है, I1 प्लस I2 आपका आउटगोइंग है, ठीक है। तो I1 यहाँ से I1 हो जाएगा आपका, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको मान लो आप, ये तो V1 है ही है इस नोड को। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, करंट ऐसे करके जा रहा है V1 से ऐसे करके ऐसे, तो V1 माइनस 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 3, ठीक है, इस तरह से, प्लस I2 के एक्रॉस क्या है V1 डिवाइडेड बाय R। V1 डिवाइडेड बाय R करने का मतलब कितना दे रखा हुआ है, 1 ओम दे रखा हुआ है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने से ये V1 माइनस 4 और पूरा का पूरा तो एलसीएम हो गया, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा V1, ठीक है, करेक्ट है, ओके। तो सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3V1, ठीक है, 3V1 हो जाएगा यहाँ से, और तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ हो गया 3V1 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 4V1 माइनस 4, करेक्ट है, V1 माइनस 4/3 प्लस V1 बाई 1, ये भी ठीक है। 3 एलसीएम लिया, 3 एलसीएम लेके ये आ जाएगा V1 माइनस 4 और ये आ जाएगा 3V1, ये भी सही है, करेक्ट है, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसे 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 1 = 3, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4V1 और माइनस में 4 हो गया, ठीक है। अब 3 + 4 कर दो = 4V1 हो जाएगा, और यहाँ से ये आ गया 7 = 4V1 और V1 = 7/4 वोल्ट। तो कितना आ गया V1 का वैल्यू, 7/4 वोल्ट आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, फॉर 50 हर्ट्ज AC इनपुट द रिपल फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट दैट अ फुल वेव रेक्टिफायर प्रोड्यूसेस इज इक्वल टू। तो किसकी बात की गई है, रिपल फ्रीक्वेंसी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, रिपल फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफायर, तो क्या होती है, ये होती है F0 = 2Fi, ठीक है, रिपल फ्रीक्वेंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो 2 × इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा हुआ है 50 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा हमारा 100 हर्ट्ज आ जाएगा यहाँ से आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव बोलता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है F0 = Fi, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। नेक्स्ट क्या बोला, इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ R, हमें R का वैल्यू निकालना है, यहाँ से ये वैल्यू R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये रजिस्टर जो है 10 ओम और 10 ओम, ये क्या है, आपस में पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अब ये सर्किट आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये 100 वोल्ट, ये आपका 8 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये R हमें पता करना है, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 और ये कटा ये इक्वल टू आ गया कितना 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 5 ओम निकल कर आ गया। अब हम लोग इसमें KVL लगा देते हैं। तो KVL लगा दे रहे हैं। KVL में देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब KVL यहाँ पे 8 एम्पियर का करंट ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, माइनस 100 वोल्ट प्लस 8R I इंटू आर, तो 8 एम्पियर है, प्लस R रजिस्टेंस दे रखा हुआ है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 8I मीन्स I इंटू आर करेंगे इसके लिए, तो 8 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो माइनस 100 प्लस 8R प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पर, और 8R इक्वल टू हो जाएगा 60। 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 हो गया। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 8 डेट इज इक्वल टू 7.5 ओम। तो R का वैल्यू क्या निकल कर आ गया यहाँ पे 7.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ से। ठीक, आगे देखो, आगे क्या बोला, कंडक्शन एंगल। क्या बोला, कंडक्शन एंगल ऑफ ए क्लास बी एम्पलीफायर इज। तो क्लास बी एम्पलीफायर के लिए कंडक्शन एंगल की बात की गई है। तो एम्पलीफायर कितने तरह का होता है, एम्पलीफायर 4 तरह का होता है। कौन कौन सा, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर। ओके, कंडक्शन एंगल की बात करें सबकी, कंडक्शन एंगल क्लास ए के लिए हो जाएगा आपका 360 डिग्री, क्लास बी के लिए 180 डिग्री, क्लास सी जो है लेस देन 180 डिग्री, और ए बी क्लास ए बी के लिए बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री होता है कंडक्शन एंगल। तो हमसे क्या पूछा है क्लास बी के बारे में, तो क्लास बी कितना है 180 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो इसरो के एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो एनालॉग सर्किट से। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास के लिए। इसका जवाब नीचे जाकर कमेंट में ज़रूर देना ताकि मेरे को पता चले कितने लोग डेडिकेटेड से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहें।